ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अब लेफ्ट साइड में जो कुछ भी डेट है ये सारा डेट एक्स्ट्रा है, ये आपको पीछे क्लास 8 वाला को रिकॉल करने के लिए। और राइट साइड के अंदर में जो भी डेट है ये सब ये आपके क्लास 10th में, ठीक है। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। ये क्या हो गया, बन गया। कौन सा चीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपका बन गया। अब आईएनसी के बनने के बाद, इसके बनने के पीछे भी बहुत कहानी है। जैसे इंडियंस को पहले तरीका नहीं पता था कि हम लोग किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या उनसे डिमांड करेंगे, तो लोग हड़ताल जहाँ तहाँ कर देते थे। इसी को देखते हुए एक आयरलैंड के रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के आदमी थे जिनका नाम था ऑस्टिन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम? सब इंडियन नेशनल कांग्रेस का चला तो ऑस्टिन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में इनको बोलते हैं AO ह्यूम, इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। कांग्रेस मीन्स एक ग्रुप था, एक बैठक। आज भी अमेरिका में कांग्रेस का मतलब होता है, वहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। तो इंडिया में कुछ इसी तरीके का सोचा गया। सबसे पहले इसकी बैठक पुणे में रखी गई, लेकिन पुणे में कोलेरा फैल रखा था। इसी वजह से मेन टाइम में इसका बैठक पुणे से हटा के मुंबई में शिफ्ट किया गया। उस समय की बम्बई, वहाँ पे एक कॉलेज पढ़ता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, उसी में इसकी पहली मीटिंग हुई 1885 में, जिसमें लगभग 78 मेंबर्स थे, 85 मेंबर्स थे, 80 के लगभग मेंबर्स हुए थे। और उसके मेन अध्यक्ष जो पहले बार के थे वो थे कौन? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो कांग्रेस का क्या है, इसके बाद से हर साल लगभग दिसंबर महीने में मीटिंग होता है। अगले साल हम लोग क्या एजेंडा करेंगे उस पर ये काम काज करते हैं, ठीक है। दिसंबर के महीने में क्यों? हमारे इंडिया में कोई भी मीटिंग लास्ट जो होता है वो मार्च में होता है, क्योंकि इंडिया जो चलता है वो हम लोग चलते हैं किस पे? विक्रम संवत पे। और इसके अनुसार जो होली का दिन है वो हमारा फर्स्ट ईयर है। तो हमारे इंडिया का अभी जो भी कामकाज है उसमें सेशन चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन उस समय चूंकि इसे अंग्रेज ने बनाया था, इसलिए इसका सेशन चलता था जनवरी से लेकर कब तक का? दिसंबर तक, ठीक है। तो दिसंबर में ये लोग मीटिंग करते थे ताकि अगले साल हम लोग क्या करेंगे उसके लिए प्लानिंग करें। तो 1885 में पहली मीटिंग हो गई इसकी। उसके बाद हर साल एक साल के बाद होने लगा। इससे पहले इसके जो अध्यक्ष हुए वो हिंदू हुए। आगे आने वाले सालों में कांग्रेस ज्यादा लोगों तक फैल पाए, इसलिए किसी साल अध्यक्ष रखा मुस्लिम को, किसी साल पारसी को, किसी साल क्या हुआ अंग्रेज को। इस तरीके से ये बनाते गए, धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते गए, संख्या बढ़ते गए। अब आ जाते हैं मेजर इवेंट जो 1885 के बाद हुआ, वो 1905 में हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। बंगाल आपको पता है उस समय का बंगाल, अभी का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब को मिला के बंगाल हुआ करता था। और असम का भी 2 जिला, ठीक है, ये सब मिला के बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल बहुत नॉर्थ इंडियन स्टेट में सबसे अमीर था, सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू यहीं से आता था। कहाँ से? बंगाल से। बहुत ज्यादा रिच थे यहाँ के लोग। तो ऐसे में लॉर्ड कर्जन, दूसरी चीज बंगाल आंदोलन के लिए भी फेमस होते जा रहा था। रिवॉल्यूशनरी लोग नए नए निकल रहे थे। बंगाल में जो कलकत्ता का जगह था, ईस्टर्न बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम थे। वेस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल मतलब बांग्लादेश के साइड में बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे, और वेस्टर्न बंगाल में क्या चीज़ थे? हिंदू थे। ये सब एकजुट हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम 1857 के बाद से एकजुट हो रहे थे, और ये एकजुट होकर कोई भी आंदोलन करते थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगा कि इनका यूनिटी मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को रूल करने के आधार पर 2 पार्ट में बांट दिया। ईस्ट बंगाल जिसका हेडक्वार्टर होगा ढाका, ईस्ट बंगाल जिसका हेडक्वार्टर ढाका, उसका पुराना नाम था ढाका का सोनारगांव, और वेस्ट बंगाल जिसका हेडक्वार्टर होगा कलकत्ता। और पहले ये 3 गांव से बना है, सुदुनाथी, कालीकटा, एक और गांव है, उस तीनों गांव से मिलकर कलकत्ता बना है, तो वहाँ होगा। अब ऐसा करने से डिप्लोमेटिकली मतलब कूटनीति के तरीके से ये अंग्रेज परफेक्ट चल चला, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होना? अब ईस्ट बंगाल में मुस्लिम है, वो सबके सब जुड़ेंगे, आपस में एकजुट होंगे। कहाँ पे? ढाका में, जहाँ हिंदुओं की संख्या कम, तो उनका जो भी यूनिटी, जो भी कामकाज होगा वो अपने शहर में होगा, तो वो ढाका जाएंगे। और वेस्ट बंगाल के लोग कहाँ जाएंगे? वेस्ट बंगाल के लोग कहाँ जाएंगे? कलकत्ता जाएंगे। तो इन लोगों का कभी यूनिटी
नहीं पॉसिबल होगा, इसीलिए अंग्रेज ने ये चाल चली। लेकिन हुआ अब इसमें क्या, भारत के लोगों को ये चाल समझ में आ गया और लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। विरोध करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को राखी वगैरह बांधा है। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को क्या किया, राखी बांधा कि हमारे अगेंस्ट भी किया जा रहा है, आपके अगेंस्ट भी किया जा रहा है, दोनों यूनाइट होके कुछ करते हैं। तो ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को राखी बांधी और ये बोलने का ट्राई किया कि हाँ भाई हम लोग डिवीजन नहीं होने देंगे। लेकिन बंगाल अगले कुछ साल तक 1905 से लेकर 1911 तक डिवाइड ही रहा और ये डिवीजन सच में भारतीय राजनीति पे बहुत बड़ा असर पैदा किया। अब अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने अब बंगाल के बाद 7 अगस्त 1905 को भारतीय नेताओं ने चला दिया स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब देश में बने हुए सामान का ही इस्तेमाल करना। इससे अंग्रेजों के व्यापार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। पहला जन आंदोलन यही हम लोग मानते हैं, कौन सा, स्वदेशी मूवमेंट। 1857 के बाद स्वदेशी मूवमेंट एक बड़ा जन आंदोलन था जिसमें बहुत मास प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं, बड़े पैमाने पर लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम लोगों को बोला यार कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, तो अपने लिए कोई पार्टी क्यों नहीं बनाते। तो मुस्लिम लोगों में लगा कि क्या बना, तो फिर क्या हुआ, मुस्लिम लोगों को मदद करवा के उनके लिए अलग पार्टी मुस्लिम लीग बनवाया गया जिसका हेडक्वार्टर ढाका था और इसको बनाने वाले आदमी थे सलीमुल्लाह खान। और आदमी सलीमुल्लाह खान। इसको कहाँ बनवा दिया गया, ढाका। अब बताओ, हिंदुओं के लिए पहले से लोगों ने ये टारगेट कर लिया कि हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस और मुस्लिमों की पार्टी क्या चीज़ है, मुस्लिम लीग। यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हो गया और ये डिवीजन बंटवारा के बाद तक भी नहीं हुआ। एक बार जो चीज़ बट गया वो बटा ही रह जाता। 1907 में सूरत में कांग्रेस की बैठक हुई। अब तक कांग्रेस में स्वदेशी मूवमेंट से ही ना, कांग्रेस में 2 तरह के लोग हो गए थे, एक मॉडरेट, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट बोलते हैं नरम दल के नेताओं को, जो चाहते थे कि शांति से अंग्रेजों से हम डिमांड रखते हैं और हंगामा ये सब न करें। और दूसरी ओर कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, जो ये चाहते थे उग्र स्वभाव के, नहीं हम हड़ताल करेंगे, हम दबाव डालेंगे अंग्रेज पे, किसी भी हाल में हमें हमारा अधिकार चाहिए। ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। 4 फेमस एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, लाल बाल पाल और साथ में अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, पाल विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। ये लाल बाल पाल, ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्रपाल और दूसरी ओर एक और अरविंदो घोष थे। ये 4 हुए गरम दल के नेता। ठीक, लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी बोलते हैं, शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय। और जो ये लास्ट पॉइंट आप करोगे साइमन कमीशन, इस समय उनकी मृत्यु हुई है, उनकी लाला लाजपत राय। दूसरी ओर अगर आप बाल गंगाधर तिलक को देखें तो कल परसों ही उनका बर्थ एनिवर्सरी था। मोदी जी पुणे गए हुए थे उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए। भारतीय अशांति के जनक माने जाते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें एक उपाधि दी थी, इज द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। भारत में जितना क्रांति हुआ है सबका असली जड़ यही है, कौन, बाल गंगाधर तिलक। और काम भी कुछ ऐसा किया उन्होंने, महाराष्ट्र में जानबूझ के शिवाजी महोत्सव और गणपति विसर्जन मनवाना शुरू किया ताकि लोग एकजुट हो, तो लोग अंग्रेज के विरोध कुछ सोच सकेगा। ठीक है, आज जो इतना बड़ा गणपति विसर्जन मूवी सब में देखते हैं, लोग जाता है मतलब उनको समुद्र में प्रवाहित करने के लिए गणेश जी की मूर्ति को, वो यही स्टार्ट करवाए थे, कौन, साथ में ये यही सबसे पहली बार स्वराज वर्ड जो था ये हमारे दयानंद सरस्वती यूज किए। लेकिन इनका ही डायलॉग था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं हासिल करके रहूंगा। जन स्वराज मतलब अपना राज, खुद का राज, अंग्रेजों को भगा देंगे। ये इन्होंने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक। बाद में एनी बेसेंट आई, बाद में कांग्रेस भी इसी को अपना टारगेट बना लिया कि स्वराज पाना। ठीक है, उसके बाद यही एक मराठा न्यूज़पेपर निकाले थे केसरी, अब तो उस पर फिल्म एक बना हुआ। ठीक है, केसरी में स्टोरी दिखाया ऐसे पंजाब का, लेकिन इन्होंने एक मराठा न्यूज़पेपर केसरी निकाला जिसमें देश के बारे में चर्चा करती है। इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया म्यांमार बर्मा में। म्यांमार बर्मा के रंगून के पास एक जगह पर था मांडले, वहाँ इनको 6 साल 7 साल जेल में रखा गया। जेल से बाहर आए, महाराष्ट्र आए, फिर से एक नया चीज शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब ये आदमी ऐसे थे कि लास्ट तक भी नहीं मानने वाले, इसीलिए इनको अंग्रेज उपाधि दिया था
ही इज द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति के जनक हैं ये, पितामह है। कौन? और इसी तरीके से पाल बिपिन चंद्रपाल, बंगाल के एरिया में इतने सारे जो क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे हुए, जतिन दास, इसके अलावा आप नाम सुनते होंगे प्रफुल्ल चाकी, ये सब क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी, ये सब उन्हीं की देन है, पाल बिपिन चंद्रपाल का। ठीक है। तो 1907 में सूरत में बैठक हुई, इसमें नरम और गरम दल के नेता अलग हो गए। नरम दल वाले थे कि अभी भी वैसे ही जैसे आज तक हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अंग्रेज से वैसे करेंगे, लेकिन गरम दल एक्सट्रीमिस्ट वाले थे कि नहीं अब कब मैच्योर होगा, अब तक हम लोग क्या भीख मांगते रहेंगे, अब भीख मांगना बंद करना होगा, अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। इसके चक्कर में सूरत बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे, हिंदी में बोलते हैं ताप्ती, उस नदी के किनारे बैठक हुई और इस बैठक में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। दो आदमी आएंगे कांग्रेस में, एक रास बिहारी बोस और एक रास बिहारी घोष। सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? गरम दल के नेता। तो बोस टाइटल तुम ध्यान कर लो कि ये गरम दल का। तो रास बिहारी बोस जो आएंगे उन्होंने ही इंडियन INA का, इंडियन जो नेशनल आर्मी था जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस चलाए, इसका शुरुआत वही किए थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, सुने वैसा कि सुभाष चंद्र बोस अपना एक सेना लेके चले आए थे लड़ने, उसका शुरुआत वही किए थे रास बिहारी बोस, वो गरम दल के थे। और एक आदमी जो ये 1907 सूरत कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो बैठक के हेड है, उनका नाम है रास बिहारी घोष और वो थे नरम दल के नेता। दिक्कत अब ये हुआ, कांग्रेस दो पार्ट में बट गया, क्रांति एकदम शांत हो गई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया साउथ अफ्रीका से 24 साल लगभग ये रह चुके थे। अब गांधी जी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जन्म इनका 1869 में 2 अक्टूबर को गुजरात के काठियावाड़ तट, गुजरात को अगर देखो लगता है ना ऐसा माउथ खोले हुए ऐसा, तो नीचे वाला जो ये एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? और जो तट का नाम है, कोस्टल एरिया, उसका नाम है काठियावाड़। उसी में पोरबंदर नामक जगह पे इनकी मतलब इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद पढ़ने के लिए इनको पोरबंदर और बाद में राजकोट भेजा गया। फिर इनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू रखा। 1887 में ये लंदन गए। वहाँ से ये क्या हुआ कि 1889 में ये वापस लंदन से आ गए, क्या वकालत का पढ़ाई करके। फिर ये एडवोकेट के तौर पे पोरबंदर छोड़ के राजकोट सौराष्ट्र का इस नीचे वाले एरिया का, गुजरात का सबसे फेमस टाउन है। सबसे बड़ा शहर तो अहमदाबाद, तो बगल में ही गांधीनगर, तो उसको एक ही मान लो अहमदाबाद। दूसरा सबसे बड़ा शहर सूरत, तीसरा बड़ौदा, चौथा राजकोट, पांचवा जामनगर। ये गुजरात का कुछ फेमस शहर सब। तो राजकोट में ये अपना वकालत करने के लिए गए। उतना अच्छा चल नहीं रहा था, तभी इनको ऑफर मिला कि साउथ अफ्रीका में भारतीयों पे जुल्म हो रहा है और आप वहाँ चल के अगर आंदोलन करेंगे तो आपका वकालत अच्छा चलेगा। तो गांधी जी 1893 में कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी बहुत सारा काम 24 ईयर्स तक रहे। वहाँ पे ये काले लोगों को बहुत सारा अधिकार दिलवाए, इसलिए इनको अंग्रेजी उपाधि दिया था, टाइटल दिया था केसर हिंद, हिंदुस्तान का सरताज। इनको गांधी जी को अच्छा काम करने की वजह से। वहीं पे गांधी जी के साथ पहली बार हुआ था कि ये ट्रेन में बैठे थे, इनको उठा के फेंक दिया। तो ये बोले थे तुमने आज मुझे ट्रेन से फेंक दिया, एक समय आएगा कि मैं तुम्हें अपने देश से फेंक दूंगा। और मरने के पहले ये सच में पूरा कर ही दिए, चाहे शांति से ही क्यों नहीं किया। 1906 में ही जब ये ट्रांसवाल में एक आंदोलन कर रहे थे तो एक ये नया आइडिया अपनाए गांधी जी, सत्याग्रह। सत्याग्रह को हम लोग बोलते हैं सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। इनका कहना था कि अगर आपका कॉज सही है, मतलब आपका डिमांड सही है और आप सही रीजन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपको जो दमनकारी है, जो सामने वाला ऑपरेशन है, उससे फिजिकल फोर्स, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए, एक दिन उसके कॉन्साइंस अंतरात्मा से आवाज आएगी और वो आपको आपका अधिकार देगा। अलग बात है इसमें बहुत समय लग सकता है, ऐसा गांधी जी ने बोला। ठीक है, बात सही है। और इनका सबसे पहला एजेंडा था जो सत्याग्रह करेगा उसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब धैर्य होना चाहिए। अगर ये धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगी, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए। अब इंडिया वापस आए, इसी दिन को भारत सरकार अब
इंडियन माइग्रेटरी डे मनाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। मतलब भारत के जो भी लोग विदेश में चले गए हैं उन सबके साथ करके, उन लोगों को रिक्वेस्ट करके बुला के भारत सरकार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है कि आप इंडिया में टेक्नोलॉजी, व्यापार, बिजनेस ये सब स्टेब्लिश कीजिए। ठीक है, जिस दिन गांधी जी वापस आए थे तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से 24 साल के बाद कहाँ पहुंचे? भारत। तो 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखा। ठीक है, क्या बुक? किसी को पता? हिंद स्वराज नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने जो आपने जो सब बुक बोला वो सब भी गांधी जी का ही लिखा। मेन कैंप हिटलर का जीवनी है लिखा, जो आप में से एक ने बोला। दूसरा तुम बोले माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी गांधी जी की बुक है, लेकिन वो जेल के दौरान लिखे थे, जब पुणे जेल में थे तब उन्होंने इसको लिखा, बाद में 1932 के अराउंड। ठीक है, उन्होंने वहाँ एक बुक लिखी थी साउथ अफ्रीका में, नाम था हिंद स्वराज, 1909 में, 1909 में, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, इसीलिए अंग्रेज भारत में टिके हुए हैं। अगर हम उनका साथ देना बंद कर दें तो भारत से अंग्रेज छोड़ के चले। समझ में आया आपको? गांधी जी ने इसमें साउथ अफ्रीका में वहाँ 2 आश्रम भी बनवाए। ये एक रूस के फिलोसफर थे लियो टॉलस्टॉय, उनसे बहुत प्रभावित थे, तो एक उनके नेम पे आश्रम, और एक और फिर फिलोसफर या राइटर थे, उनके नेम पे इन्होंने आश्रम ये बनवाया था गांधी जी में, 2 आश्रम। तो गांधी जी वापस आए 1915 से 16। गांधी जी जैसे साउथ अफ्रीका से वापस आए, भारत के न्यूज़पेपर में बहुत सारा लिखा गया, भारत का मसीहा आ गया। अब जैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका में आज़ादी नहीं मिला, काले लोगों को अधिकार दिलवा के आए थे, बहुत सारा अधिकार, जो अधिकार पहले उनके पास मौजूद नहीं था। तो वैसे भारत में न्यूज़पेपर पर पूरा लिखा गया, भारत का मसीहा भारत आ गया, अब इंडियन लोगों को भी आज़ादी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, हमें एकजुट आज़ादी मिल जाएगी, भारत का नेता आ गया। ये सब पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में फैला हुआ था। गांधी जी 1915 में जब वापस आए तो वो पोरबंदर को छोड़ के अहमदाबाद में शिफ्ट हुए। अहमदाबाद शहर के बाहर एक जगह था साबरमती नदी के किनारे, जहाँ उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम हो गया साबरमती आश्रम। क्या नाम? साबरमती। आज के समय में ये अहमदाबाद, ये गांधीनगर और बीच में है साबरमती आश्रम। गांधीनगर एक प्लान्ड टाउन है, इंडिया का पहला प्लान्ड टाउन चंडीगढ़, दुनिया का पहला प्लान्ड टाउन इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद दुनिया का पहला प्लान्ड टाउन। ऐसे तो तुम बोलोगे नहीं सर हमारा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सबसे पहला प्लान्ड टाउन था, तो वो भी सच है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार वर्ल्ड का पहला जो प्लान्ड टाउन था वो कौन था? पाकिस्तान का इस्लामाबाद। आज़ादी के बाद पाकिस्तान का राजधानी कराची था, लेकिन बाद में उन लोगों ने इस्लामाबाद को बनाया, और हमारे भारत का चंडीगढ़ हुआ। तो एट प्रेजेंट देखो पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा का भी क्या चीज़ है? चंडीगढ़। सेकंड प्लान टाउन गांधीनगर था, ऐसा ही प्लान टाउन और भी बसा। तीसरा था दिसपुर, असम का पहले राजधानी गुवाहाटी था, गुवाहाटी के अंदर ही एक छोटा सा जगह है कंपाउंड जो पूरी तरीके से प्लान्ड है, जिसका नाम दिसपुर लोगों ने दिया। समझ में आया? और राजधानी एट प्रेजेंट असम का क्या है? दिसपुर। तो वैसे ही गुजरात का पहले राजधानी था अहमदाबाद, पहले तो बॉम्बे था, 1960 में टूट गया, महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग टूटा। पहले राज्य का नाम था बॉम्बे, राजधानी भी था बॉम्बे, 2 पार्ट में टूटा, एक गुजरात, गुजराती बोलने वाले गुजरात, और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का कैपिटल हो गया मुंबई और गुजरात का कैपिटल हो गया क्या? अहमदाबाद। बाद में बना शहर गांधीनगर, तो अहमदाबाद को हटा के बना दिया गया किसको? गांधीनगर। तो लखनऊ सेशन, लखनऊ में एक बैठक हुई कांग्रेस की 1916 में, और आपको पता है दिसंबर महीने में हुई होगी। पहली बार भारतीय कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था डॉक्टर एनी बेसेंट, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इन्होंने क्या किया? सारे पार्टी को न्योता दिया, क्या मॉडरेट नरम दल, क्या एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, क्या मुस्लिम लीग, सबको एक साथ बुलाया और इन्होंने बोला कि अगर इंडिया में आपको जल्दी आज़ादी चाहिए तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, अदरवाइज इंडिया पॉसिबल आपको नहीं। तो सारे नेता यहाँ आए। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में पाकिस्तान के पितामह माने जाते हैं, जैसे इंडिया में गांधी जी का रिस्पेक्ट करते हो वैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का चलता है, और वहाँ के नोट पे उनका फोटो है, इनका मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना उस समय युवा थे, यूथ थे, वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस समय। उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है, हमें हिंदू और मुस्लिम को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा,
इसीलिए एक बार डॉक्टर एनी बेसेंट ने ये बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना इज द यूनाइटर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लीग, मतलब हिंदुओं और मुस्लिमों को जोड़ने वाले कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। अब कांग्रेस यूनाइट हो गया 1916। 1916 में फाउंडेशन ऑफ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नींव रखा गया। ठीक है, किनके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये पूरे इंडिया में घूम घूम के हर भिखमंगा से भी चाहे एक चावल का दाना क्यों न लिए, सबसे लेके इन्होंने क्या किया? फाउंडेशन किया BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है भारत का। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है। इनके पास भी काशी नरेश ने शर्त रखा था कि आप सामने एक जगह रख दो, दिन भर में जितना पैदल चल लोगे वो एरिया आपका। और वैसे ये पैदल चल के शमशान भूमि गंगा नदी के किनारे वाले एरिया को घूम के आए थे और ये BHU हो गया। अब गांधी जी क्या हुआ? 1916 में जब BHU की बैठक में थे तो गांधी जी को कुछ लोगों ने बोला कि चंपारण में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ के किसानों के साथ टॉर्चरिंग किया जा रहा है, वहाँ पे नील का खेती जबरदस्ती, इंडिगो रिवॉल्यूशन, नील का खेती जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ठीक है, और नील, इंडिगो क्या था? एक बंजर फसल था, अगर आप खेत में लगा दो तो धीरे धीरे फर्टिलिटी घटा देता था। और चंपारण, बिहार का चंपारण, आज उस समय चंपारण बड़ा एरिया था, आज 2 जिला है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी, वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया। ठीक है, बेतिया, ये सब जिला नाम सुने होंगे, बेतिया, मोतिहारी। गांधी जी वहीं मोतिहारी गए थे बाद में। 1916 में चंपारण के लोगों ने गांधी जी को बोला तो गांधी जी उतने सीरियस नहीं हुए, यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे। 1917 में खेरा सत्याग्रह के पहले, 1916 के लास्ट या 1917 के शुरुआत में गांधी जी कलकत्ता गए हुए थे। तो वहाँ पे चंपारण से एक आदमी आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम? राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी से मिले और बताया कि अंग्रेजों ने हमें टॉर्चर किया है, अंग्रेजों ने हमें बोला है कि 20 कट्ठा में से, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे आपको क्या करना पड़ेगा? नील का खेती करना पड़ेगा, और आपको वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते उस एरिया में खेती, और वो खेती करने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा सुनने के बाद गांधी जी गए, यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर आंदोलन किया, आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए इसको पहला जन आंदोलन कहते हैं गांधी जी का। किसको? चंपारण सत्याग्रह। कितनी बार हमारे बिहार के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, गांधी जी का पहला जन आंदोलन साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद कहाँ था? तो चंपारण, बिहार में था। क्या था? इंडिगो का रिवॉल्यूशन था। क्या हुआ यहाँ? तो किसान अपनी मर्जी से फसल लगा सकते हैं और कुछ साल का टैक्स वगैरह भी माफ हो गया। ठीक है, यही वो पहला आंदोलन था। यहीं पे गांधी जी पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि आप अंग्रेजों का आज्ञा नहीं मानो, आप अपने मन से जो खेती करना वो कीजिए। ठीक है, इंडिगो से अंग्रेजों को प्रॉफिट था, इंटरनेशनल मार्केट में हाई रेट था। पहले कॉटन व्हाइट कलर का बस चलता था, उसको कलरफुल बना के बेचने के लिए। 1917 में ऐसे ही अहमदाबाद के नीचे ही पड़ता है एक जगह खेरा। कौन सा जगह? खेरा। खेरा में किसानों का फसल बहुत खराब हुआ, लेकिन वहाँ के जमींदार ने फिक्स किया था कि आपको 23% टैक्स देना पड़ेगा। वो उतना भी देने को रेडी नहीं थे। गांधी जी इनके साथ गए, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे इन लोगों ने विरोध किया, और यहाँ पे पहली बार इन लोगों ने धरना दिया। कहाँ पे? खेरा सत्याग्रह। नतीजा हुआ अंग्रेज मान गए और फिर उस साल का टैक्स माफ हो गया। 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, अहमदाबाद को हम लोग इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कपड़े के लिए फेमस शहर था 18th और 19th सेंचुरी में, वो मैनचेस्टर था, इंग्लैंड का शहर मैनचेस्टर। एट प्रेजेंट दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब में से एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, तो मैनचेस्टर था। अब मैनचेस्टर, ठीक है, सबसे बड़ा शहर हुआ करता था कपड़े के लिए, व्यापार के लिए, कपड़े के मिल के लिए। वैसे भारत का एक ऐसा शहर जहाँ सिर्फ कपड़ा का मिल है, कौन है? अहमदाबाद। तो इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर ऊपर बोलते हैं कानपुर को। यूपी में जिला पड़ता है कानपुर, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जिला है, अपने पटना से ज़्यादा बड़ा जिला है कानपुर। तो यूपी में है कानपुर, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर तमिलनाडु में एक शहर पड़ता है कोयम्बटूर, है क्या? है?
तमिलनाडु में एक शहर पड़ता है क्या चीज, कोयम्बटूर, इसको बोलते हैं साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। ओवरऑल इंडिया का अहमदाबाद, नॉर्थ इंडिया का कानपुर, साउथ इंडिया का कोयम्बटूर, और पूरे ऑल ओवर एशिया का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका। जापान का शहर क्या चीज, ओसाका। एंड प्रेजेंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कपड़ा यही बनता है, जापान के ओसाका। तो अहमदाबाद में जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, इनका इनकम बहुत कम था, तो इनके इनकम को बढ़ाने के लिए था, मिल के मालिक मात्र 20% इनकम सैलरी बढ़ाने को तैयार थे। ये लोग जिद पे अड़े थे, गांधी जी आंदोलन किए, सक्सेस हुआ, 35% इनका रेट क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे इन लोगों ने पहली बार भूख हड़ताल किया। किस जगह, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स। बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन देता है। गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन था, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी पहली बार कहाँ पे हड़ताल किए थे, खेड़ा में। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए, अहमदाबाद। अब गांधी जी का 3 आंदोलन सही हो गया, अंग्रेजों पे दबाव पड़ने लगा कि यार ऐसे ही करते रहा तो ये अपना सारा काम कर लेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय पे नकल कसने के लिए एक लगा दिया रॉलेट एक्ट, 1 अप्रैल 1919 से लगा दिया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था, इसको भारतीय लोग अंधा कानून बोलते हैं, ना अपील ना दलील ना वकील। मतलब अगर आप 2 से ज़्यादा घूमते गए तो आपको शक के आधार पर अंग्रेज पकड़ के जेल में बंद कर देगा और 2 साल ट्रायल पे रखेगा। इस बीच ना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना आप किसी से पैरवी करवा सकते हैं, ना आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 2 साल बिना मतलब। अब सपोज करो कि हम एक सिंपल आदमी है, 2-4 बाल बच्चा है मेरे घर में, हम रोड पे ऐसे कोई आदमी मिल गया अपना भेंट मुलाकात वाला, उससे बातचीत करने लगे और वो पकड़ के मेरे जेल में बंद कर दे अंग्रेज, तो ये सही है कि गलत है? गलत है। ऐसा ही ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ, इसी को बोलते हैं ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, काला कानून। भारत में हर जगह विरोध हो रहा था। गांधी जी को लगा कि अगर नहीं विरोध किया जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। 3 अप्रैल को गांधी जी सोचे और 6 अप्रैल को एक बड़ा सा जन आंदोलन, इसको ना 3 से 6 कर लो, डायरेक्ट कंफ्यूजन करता हूँ। 3 को गांधी जी सोचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक बड़ा जन आंदोलन कर दिया। कौन सा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। सुन लो यार, बाद में तुम लिखना, रॉलेट सत्याग्रह। इसमें यही था कि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट, लड़ना नहीं है, बस रिक्वेस्ट करना है कि आप अपना कानून हटाओ। जहाँ तहाँ आंदोलन हुआ, गांधी जी और बड़े नेताओं को दिल्ली घुसने से रोक दिया गया। इसी तरीके से 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक जगह आंदोलन हो रहा था। यहाँ के 2 फेमस नेता थे, पंजाब के जो फेमस नेता थे और एक कश्मीर के फेमस नेता थे। ठीक है, 2 फेमस नेता, नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के फेमस नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और कश्मीर के थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को बंदी बना लिया गया, पकड़ लिया गया। जब इनको बंदी बनाया गया तो नतीजा पूरा पंजाब हर जगह विरोध होने लगा। 13 अप्रैल को हर साल बैसाखी मनाई जाती थी। बैसाखी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, गेहूं कटने की खुशी में लोग मनाते हैं। कैसे है अपने बिहार में मकर संक्रांति चलता है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि धान वगैरह कटने, नया चूड़ा सब होने की वजह से मनाया जाता है। वैसे बैसाखी था। बैसाखी 13 अप्रैल को पहले, कैसे पहले मकर संक्रांति 14 को मनाया जाता था, 15 को मनाया जाता है, वैसे बैसाखी 13 अप्रैल को पहले मनाया जाता था। और डीएवी में खासियत है कि छुट्टी रहती है 13 को 14 दोनों को। 13 अप्रैल को बैसाखी, 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और जालियांवाला बाग नाम का एक बहुत बड़ा बगीचा था जहाँ लोग आंदोलन करने के लिए, कुछ लोग आंदोलन करने आए, कुछ लोग मीटिंग के लिए आए, कुछ लोग मेला घूमने आए, कुछ शहर के काम से आए, बट ये भी सही था कुछ लोग आंदोलन के लिए आए। अब जालियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी, बैठक। अंग्रेजों ने इसके पहले मार्शियल लॉ लगा दिया था। मार्शियल लॉ कोरोना जैसा होता है, मतलब मार्शियल लॉ में आपको घर से बाहर नहीं निकलना, निकले तो समझ रहे हो, कोविड में तुम देखे हो, लगा है लोगों को तोड़ के। ठीक है, तो वैसे ही मार्शियल लॉ था। लेकिन उस समय इतना प्रचार प्रसार था क्या, लोगों को पता नहीं था कि मार्शियल लॉ क्या होता है। लोग उठ उठ के चले आए जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग का खासियत है कि हर तरफ से जाली है, बस 8 फुट का एक रास्ता है, उसी से लोग एंटर होते हैं। हजारों लोग इसके अंदर थे, बहुत बड़ा बगीचा था, मेला का मेन जगह था। इसी बीच में उसमें पंजाब रेजिमेंट का हेड था माइकल ओ डायर, क्या नाम,
माइकल ओ डायर, और अमृतसर का हेड था जनरल रेगनाल्ड डायर। जनरल रेगनाल्ड डायर उसने देखा कि ओ ये सब मीटिंग करने से आया, जब हम यहाँ मार्शियल लॉ लगाए हुए फेस्टिवल नहीं मना था, तो क्या किया, अपने दल बदल के साथ आया, गाड़ी से रोड को, जो 8 फुट का रोड था, जाम किया, अपने लोगों को खड़ा किया, बिना पब्लिक को वार्न किए, ये भी वार्निंग नहीं दिया कि आप में से जो है वो निकल जाइए, भाग जाइए, बिना पब्लिक को वार्न किए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दिया, निहत्थे पब्लिक पे। लोग बोलते हैं सैकड़ों मरे, हजारों घायल हुए। अब ये तो काउंटिंग करने के लिए कोई था नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मरे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि निहत्थे लोगों को मारा गया। ये गलत है। कोई लड़ाई में मरता है तो शहीद का दर्जा मिलता है। आप सड़क पे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, उसको मारना तो ये गलत है। इसी को बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ? 13 अप्रैल 1920। इसके एवज में गांधी जी ने अपना केसर हिंद का उपाधि लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको आप गुरुदेव भी बोलते हो प्यार से, ये पूरे एशिया के पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। क्या जीता था? नोबेल प्राइज। 1913 में 1913 में इनके नोबेल गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य का, लिटरेचर का। तब जाके अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड का उपाधि दिया था, जब बेइज्जती होने लगा कि एक ऐसा आदमी जो नोबेल प्राइज जीत गया और अंग्रेज इंडिया पे रूल कर रहा है और फिर भी उसको आज तक बेस्ट अवार्ड नहीं दिया। जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न चलता है, वैसे अंग्रेजों के यहाँ नाइटहुड का उपाधि चलता है। नाइटहुड मतलब अंग्रेजों का सबसे बेस्ट सिटीजन। तो नाइटहुड का उपाधि दिया था किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज, वो उपाधि वो लौटा दिए। बहुत सारे लोग थे अंग्रेज के ऑफिस में, उन्होंने हटा दिया। अब ये रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने बंद किया। अब गांधी जी को लगा कि एक कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, तो आज अब यहीं तक, कल से खिलाफत से स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर।